प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 की आधुनिक काव्य से सुदामा पांडे की कविता पढ़ रहे थे। धूमिल की कविता प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा एक सरकार द्वारा संचालित एक ऐसी शिक्षा योजना थी जिसके अंतर्गत जो लोग बचपन में अपनी शिक्षा के प्रति पूरी तरह से ध्यान नहीं दे सके, पढ़ लिख नहीं सके और इसी तरह से बिना पढ़े लिखे ही जीवन की इस भागा दौड़ में वो आगे बढ़ गए, किंतु आज उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद वो पढ़ गए होते तो अच्छा रहता। तो इस प्रकार सरकार ने उन्हीं के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए हमारे राजनेताओं ने, हमारी सरकार ने एक प्रौढ़ शिक्षा के नाम से एक कार्यक्रम चलाया जिसका लक्ष्य था कि सभी लोगों को शिक्षित किया जाए, यानी साक्षर किया जाए, अक्षरों का ज्ञान किया जाए ताकि वे शोषण का शिकार न हो सके, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सके और साथ ही साथ कुछ पढ़ लिख जाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो उनके ऊपर किया जाने वाला जो अत्याचार है या अपने अधिकारों के प्रति वो पूर्ण रूप से सचेत हो सकते हैं। तो कवि सुदामा पांडे ने कविता प्रौढ़ शिक्षा में इसी मनोभाव को व्यक्त किया है। देखिए, सुदामा पांडे की बहुत सारी जितनी भी कविताएं हैं सन 1960 के बाद यानी आजादी के बाद में लिखी गई कविताएं हैं। जो आजादी से पूर्व जो हमने सपने सजोए थे, देखा था कि सभी के पास शिक्षा, रोजगार और रहने के लिए मकान यानी घर, रोटी, कपड़ा और मकान की संपूर्ण आवश्यकताएं पूर्ण होगी। मूलभूत आवश्यकताओं में जैसे शिक्षा है उसकी भी आवश्यकता निश्चित रूप से पूर्ण होगी। किंतु आजादी के बाद में स्वार्थ की राजनीति ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हमारे राजनेता सत्ता के गलियारे से लोगों तक पहुंच नहीं सके, बस केवल सत्ता तक पहुंचकर इतिश्री कर ली। उन्होंने कभी उनके दुखों को, उनकी पीड़ा को जानने की कोशिश नहीं की। इस प्रकार आजादी के बाद भी जो समस्याएं थी वो ज्यों की त्यों रह गई। उन समस्याओं पर गौर नहीं किया गया। उनमें अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी ये मूल ऐसी समस्याएं थी जिनके बारे में विचार किया जाना चाहिए, किंतु हमारे नेता स्वार्थ की राजनीति में लिप्त रहे और उन्हें आम जनता की उस पीड़ा से वे दूर होते गए। इस प्रकार धूमिल ने एक मोहभंग की कविता लिखी है। मोहभंग कविताएं हैं जिसमें सत्ता के प्रति हमारे आम लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, सबका मोह भंग हो गया और वो ये सोचने लग गए कि आजादी से हमें क्या मिला, आजादी से हमें क्या लाभ प्राप्त हुआ। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, हमारे जो देश के नेता थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, क्या उनका बलिदान व्यर्थ चला गया? क्या उन्होंने जिस तरह की भारत की एक तस्वीर देखी थी, सोचा था कि भारत एक अग्रणी देशों की सूची में शामिल होगा, भारत की जितनी भी समस्याएं हैं धीरे धीरे सभी समस्याएं हल कर ली जाएगी। लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद भी समस्याओं में कोई कमी नहीं आई, उल्टा समस्याएं बढ़ती ही गई। उन समस्याओं पर न कोई गंभीरता से विचार किया गया। केवल सत्ता के तक बैठने वाले राजनेता या सत्ता की चाह रखने वाले राजनेता अपनी संसद तक पहुंचने के सपने देखने लग गए। उनका लक्ष्य यही था। इसीलिए तो सुदामा पांडे ने एक कविता लिखी थी, संसद से सड़क से संसद, संसद से सड़क, संसद, सड़क से संसद तक। इस तरह से सड़क से संसद तक या संसद से सड़क तक कहने का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति राजनेता तक पहुंचने के लिए या संसद तक पहुंचने के लिए कई तरह के हथियार अपनाता है। झूठ, फ्रेब, भ्रष्टाचार, इन सब के सारे वो सत्ता को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार कवि ने ये बताना चाहा है, धूमिल ने, कि वास्तव में प्रौढ़ शिक्षा हमारी एक उन
ग्रामीण भाई बहनों के लिए एक सौगात है, एक अधिकारों के प्रति सचेष्ट करने की एक योजना है सरकार की। इस प्रौढ़ शिक्षा से निश्चित रूप से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं, जो शिक्षा से वंचित हो चुके हैं, किंतु आयु भी अधिक हो चुकी है, अब ये अवस्था नहीं रही कि जाकर स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करे, तो सरकार ने घर बैठे ही चौपाल के माध्यम से या खुले मैदानों में ही एक सामान्य अक्षरों की जानकारी के लिए उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा का एक कार्यक्रम आयोजन किया, जिसका लक्ष्य था कि सभी को अक्षर ज्ञान हो, सभी शिक्षित हो और सभी अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट हो। तो कवि ने यहाँ पर, कवि धूमिल ने प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से कुछ ऐसी बातें कही है जो वास्तव में बिल्कुल सत्य है। हमारा किसान, हमारा मजदूर बिल्कुल सीधा साधा है, वो मेहनत और मजदूरी के सिवाय और कुछ नहीं जानता, न उसे किसी प्रकार की चालाकी आती है। राजनेता उसे मीठी मीठी बातों में उलझा करके और उसे स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। उसे कहते हैं कि तू गांव का रहने वाला है, तुझे गांव में ही रहना चाहिए, तुझे शहर से क्या लेना देना, तेरा संबंध तो खेत और मिट्टी से है, उन पशु पक्षियों से है जिसके साथ तू सदैव रहता आया है। तो इस प्रकार की मीठी मीठी बातों से हमारे राजनेता हमारे उन्हीं किसानों और मजदूरों को बहलाने का प्रयास करते हैं और जितना हो सकता है उनसे लाभ उठाने की चेष्टा की जाती है। कवि ने इस कविता के माध्यम से ये भी बताना चाहा है कि आजादी के बाद, यानी स्वतंत्रता के बाद समाज में या हमारे देश में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, वह बदलाव किस स्तर तक रहा है, उनमें मजदूरों के जीवन में क्या परिवर्तन आया, किसानों के जीवन में क्या परिवर्तन आया, या अन्य जो छोटे मोटे कार्यों के द्वारा अपने जीवन को संचालित करते हैं, क्या उनके जीवन में किसी प्रकार का आजादी के बाद बदलाव आया। इसी प्रकार की कविताएं, साटोत्री कविताएं उन्हीं को बखान करती है। और साथ ही साथ कवि ने यह भी बताया है कि हमारे समाज में सामाजिक समस्या जो है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। भ्रष्ट राजनीति पर कवि ने अपनी कविता पर व्यंग्य किया है। राजनेता भ्रष्ट हो गए हैं, पैसों के लिए, रुपयों के लिए, सत्ता के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। देश हित सर्वोच्च नहीं है, स्वहित सर्वोच्च है वहां। और इसलिए कविता में मानवीय आस्था और भावुकता भी कहीं कहीं देखने को मिलती है, क्योंकि कवि ने ये भी बताया है कि वास्तव में जब तक हमारे अंदर मानवता के प्रति आस्था नहीं होगी, भावना नहीं होगी, हम समाज का कल्याण नहीं कर सकेंगे। इसलिए कवि सुदामा पांडे ने अपनी कविताओं के माध्यम से ग्रामीण परिदृश्य को भी हमारे सामने रखा है, ग्रामीण परिवेश को भी हमारे सामने पूरी तरह से खोलकर रखा है। और साथ ही साथ कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति की जो उपेक्षा की गई या उपहास उड़ाया गया, उसके बारे में भी कवि धूमिल ने कहा है। हमारे जो राजनेता थे, हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया, किंतु उनका खून बहाना क्या वास्तव में व्यर्थ गया? क्योंकि जैसी हमने कल्पना की थी कि आजादी के बाद एक नया भारत होगा, एक भारत की नई तस्वीर होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सामाजिक क्रांति जिस स्तर पर होनी चाहिए वो क्रांति नहीं हो सकी। तो एक आक्रोश का स्वर मन में उत्पन्न हुआ। वह आक्रोश का स्वर है अशिक्षा के प्रति, निरक्षरता के प्रति और साथ ही साथ बेरोजगारी के प्रति। सत्ता के गलियारे में घूमने वाले नेता, जिन्हें बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, केवल वो अपने स्वार्थ परिता में लगे रहते हैं। तो ये प्रौढ़ शिक्षा जो कविता है, उन्हीं संदर्भों को लेकर लिखी गई कविता है, मोहभंग की कविता है और हमारे ग्रामीण परिवेश को चित्रित करने वाली कविता है। तो आइए हम इस कविता का अध्ययन करते हैं।
तुम अनपढ़ और गंवार थे, सीधे इतने की बस 2 और 2 4 थे। कवि यहाँ पर धुमिल कहते हैं कि तुम अनपढ़ यानी पढ़े लिखे नहीं थे और गंवार थे, ना समझ। तुम्हें किसी भी प्रकार के अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं थे, तुम गंवार थे। गंवार यानी जो अपने अधिकारों के प्रति सजग न हो, जो क्या उचित है क्या अनुचित है ये नहीं समझ पाए, वो गंवार होता है। तुम ग्रामीण थे, अनपढ़ भी थे। कवि यहाँ कह रहा है गांव के व्यक्ति के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए सीधे इतने की बस। कवि कह रहा है कि तुम सीधे इतने थे कि कोई भी तुम्हारा शोषण कर ले, कोई भी तुम्हारे अधिकारों को छीन ले, सीधा इतना भी नहीं होना चाहिए। कवि ने यह भी कहा है क्योंकि सीधापन का सभी फायदा उठाते हैं। तुम 2 और 2 4 थे। 2 का मतलब था 2 हाथ 2 पैर, अर्थात 2 हाथ और 2 पैर केवल मेहनत करना जानते थे। इसका मतलब यह है, अर्थात मेहनत करना। 2 और 2 4 का मतलब होता है मेहनत करना, कि भाई हाथ और पैरों से केवल तुम मेहनत करना जानते थे, तो तुम्हारी दृष्टि में 2 और 2 4 होते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि तुम्हारा काम था मेहनत करना, परिश्रम करना। बाकी तुम अनपढ़ थे, गंवार थे, कोई भी तुम्हारा इस अनपढ़ और गंवारी का फायदा उठा लेता था। सीधे इतना कि बस पूछो मत। इसीलिए गंवारपन और अनपढ़ता का तुम्हारा सीधा फायदा लोगों ने उठाया। सुराज्य प्राप्त करने वाले या जो सपना कर दिखाने वाले थे उन्होंने उठाया। तुम क्या जानते थे? केवल मेहनत करना, यानी 2 और 2 4, यानी 2 हाथ 2 पैर, अर्थात इनके द्वारा तुम कड़ी मेहनत करते थे, कड़ी मेहनत करना जानते थे। मगर चालाक सुराजी, सुराजी का मतलब था बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सत्ता पर बैठे नेता, बड़े बड़े जो सत्ता में हैं वो बड़े बड़े सुराजी, यानी अच्छा राज्य लाएंगे उसका वो भाषण देते थे। वो चालाक थे, बहुत तेज, जो आम जनता का शोषण करते थे। वो मजदूरों का शोषण करते थे, वो किसानों का शोषण करते थे, वो अन्य लोगों का शोषण करते थे। मगर चालाक सुराजी का मतलब होता है बड़े बड़े सत्ताधारी लोग, जो श्रेष्ठ शासन दिलाने का संकल्प दोहराते हैं। वो आजादी के बाद के अंधेरे में अपने पुरखों की रंगीन बलगम और गलत इरादों का मौसम जी रहे थे। देखिए, आजादी के बाद भी हमारे जो लोग हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपना खून बहाया और जो उनकी पीढ़ियां थी, आज भी वो अंधेरे में भटक रही है। आजादी के बाद उन्हें इंसाफ नहीं मिला, आजादी के बाद भी वो अंधेरे में ही थे, अन्यायों में ही जी रहे थे। चालाक सुराजियों ने सत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया और आजादी के बाद अंधेरे में, कहने का मतलब होता आजादी के बाद भी हमें न्याय नहीं मिला। आजादी के बाद भी जो न्याय होना चाहिए, जो शिक्षा मिलनी चाहिए, जो अधिकार हमें मिलने चाहिए, उन अधिकारों से हम वंचित कर दिए गए। आजादी के बाद भी हम अंधेरे में ही थे, यानी हमें न्याय नहीं मिला, हमें जो हमें चाहिए था वो नहीं मिला, हम अंधेरे में रहे, अर्थात हमसे धोखा किया गया। अपने पुरखों की रंगीन बलगम, हमारे जो पुरखे थे जिन्होंने अपना खून बहा करके, अपना सुख त्याग करके देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपने प्राण दे दिए और जिन्होंने अपने जिंदगी देश के लिए कुर्बान कर दी, आज उन्हीं पुरखों के रंगीन बलगम का मतलब होता है ऐशो आराम। आज उन्हीं के ऐशो आराम की जिंदगी दूसरे लोग जी रहे हैं। मेहनत उन्होंने की, पुरखों ने अपने सुख की, अपना सब कुछ गवा दिया, अपना सब कुछ बलिदान कर दिया उनके ऐशो आराम की, लेकिन उसका फायदा दूसरों ने उठाया, सत्ताधारी लोगों ने उठाया। ऐशो आराम की जिंदगी बदल रही है
और गलत इरादों का मौसम में जी रहे थे। जो लोग सत्ता में आए, जो लोग राजनीति में नए नए आए, वो गलत इरादों से उस गलत इरादों का मौसम जी रहे थे। यानी उनका लक्ष्य समाज या देश का कल्याण नहीं था, उनका लक्ष्य गलत इरादा था। वो गलत दिशा में भटक रहे थे, गलत दिशा में जा रहे थे। अपने अपने दराजों की भाषा में बैठकर गर्म कुत्ता खा रहे थे। अपने अपने दराजों की भाषा में बैठकर अपने अपने जगह, अपने अपने स्थान पर बैठ करके गर्म कुत्ता खा रहे थे। यानी ये अंग्रेजों के द्वारा दी गई, यानी हॉट डॉग, हॉट डॉग बोलते हैं। हॉट डॉग अंग्रेजी में कोई खाने की चीज होती है, तो यहां कवि ने उसका नाम दिया गर्म कुत्ता। जो लोग यानी कि ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, अपनी अपनी दराजों में बैठ करके, अपने अपने क्षेत्रों में, अपनी अपनी जगह में, अपनी अपनी भाषाओं में, सभी जगह लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। उन्हें इस देश से न इस देश के लोगों से कोई लेना देना था। वो तो केवल अपनी दराजों में खाने पीने की चीजें, जैसे गर्म कुत्ता, हॉट डॉग, वो खा रहे थे, आराम कर रहे थे। खाना पीना और ऐश करना, यही उनके जीवन का लक्ष्य हो गया था। और सफेद घोड़ा पी रहे थे। सफेद घोड़ा कोई पीने की मादक पदार्थ होगा, उस मादक पदार्थ का वो सेवन कर रहे थे। अर्थात उनकी जो जिंदगी थी, जो बड़े बड़े ऑफिसों में बैठने वाले, बड़े बड़े दफ्तरों में बैठने वाले, जिनका लक्ष्य केवल अपना विकास करना, भ्रष्ट राजनीति करना या भ्रष्टाचार को बढ़ाना, ऐशो आराम की जिंदगी देना, हॉट डॉग खाना, सफेद घोड़ा पीना, यानी सफेद घोड़ा पीना, मादक पदार्थ पीना, ये सब वो कर रहे थे। यानी कि आजादी के बाद जिनके ऊपर लोगों की जीवन का संवारने का जिम्मेदारी थी, वे लोग निश्चिंत होकर के अपना जीवन जी रहे थे। उनकी कोई आम आदमी की, गरीब की, मजदूरों की, इनकी किसी की चिंता नहीं थी। वो तो ऑफिस में बैठने वाले, बड़े बड़े दफ्तरों में बैठने वाले हॉट डॉग खा रहे थे, सफेद घोड़ा पी रहे थे, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। उन्हें तुम्हारी भूख पर भरोसा था। सबसे पहले उन्होंने एक भाषा तैयार की। कवि यहां बता रहा है कि जो बड़े बड़े राजनेता है, सत्ताधारी जो लोग हैं, उन्हें तुम्हारी भूख पर भरोसा था। अर्थात भूख पर भरोसा होने का मतलब यह है कि तुम तो चाहे भूखे मर जाओगे, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे। तुम गांव का आदमी है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। उन्हें तुम्हारी भूख पर भरोसा है कि भूख लगने पर भी, आवश्यकता होने पर भी तुम क्या रहोगे? चुप रहोगे, तुम बोलोगे नहीं, है ना। लोग तो भूख लगने पर कहते हैं कि भूख लगी है, लेकिन तुम भूख लगने पर भी क्या रहोगे? चुप रहोगे। इस बात का उन्हें भरोसा था, है ना, कि तुम अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं होंगे, तुम बोलोगे नहीं, तुम चुप रहोगे। उन्हें तुम्हारी भूख पर भरोसा का मतलब होता है, कहने का मतलब होता है कि कहने का मतलब होता है कि तुम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करोगे। जो तुम्हें चाहिए था उसकी मांग तुम सामने नहीं रखोगे। बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े दफ्तरों में बैठने वालों को तुम्हारी भूख पर भरोसा था, तुम पर विश्वास था कि तुम ऐसा कुछ भी क्रांतिकारी कदम नहीं उठा पाओगे। तो सबसे पहले उन्होंने एक भाषा तैयार की। ग्रामीण गांव का आदमी है, गांव के आदमी को कैसे भाषा के उस जाल में फंसाया जाता है, तो सत्ताधारियों ने एक ऐसी भाषा तैयार की जिससे कि उसके उलझन से कभी वो बाहर नहीं आ पाए। तो उन्होंने ऐसी भाषा तैयार कर ली, क्योंकि ग्रामीण मजदूर आदमी वैसे ही है जो कुछ कर नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक उलझाने वाली भाषा तैयार की, उलझुल भाषा तैयार की, जिस भाषा का ज्ञान तुम्हें नहीं है, जो तुम्हें न्याय से लेकर नींद से पहले प्रार्थना तक गलत रास्तों में डालती थी, जो तुम्हें न्यायालय से लेकर, कहने का मतलब तुम न्यायालय में जाओ तो तुम्हें वहां न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि
गांव का आदमी अगर न्यायालय में जाता है, अदालत में जाता है, तो अदालत की भाषा अंग्रेजी है और वो अनपढ़ और गंवार व्यक्ति के समझ से परे हैं। तो सत्ता की राजनीति में सबसे पहले तो यही तो किया कि उन्होंने एक ऐसी भाषा तैयार कर ली, ऐसी छलावा भाषा तैयार कर ली जो मजदूरों और गंवारों के समझ से परे है। वो श्रेष्ठ भाषा है, वो उच्च स्तर की भाषा है, वो बौद्धिकता की भाषा है। तो वो इसीलिए तैयार की ताकि खेत खलिहान वाले जो मजदूर है वो न्यायालय से लेकर नींद से पहले तक, कहने का मतलब होता है कि न्यायालय में पहुंच नहीं सके, न्याय की गुहार नहीं लगा सके, नींद से पहले की प्रार्थना तक, यानी कि उनकी सारी नींद उड़ जाएगी, वो सो भी नहीं पाएंगे चैन से। प्रार्थना तक गलत रास्तों में डालती थी, उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी, उनकी प्रार्थना के ऊपर कोई विचार नहीं किया जाएगा और गलत रास्तों पर डालती थी और वो दिशाहीन हो जाएंगे, वो भटक जाएंगे। ये सब राजनेताओं की एक चाल थी, वो गलत रास्तों पर डालती थी, है ना। तुम्हारे भटकने का, राजनेता भटकाने का तुम्हें भरपूर प्रयास करेंगे, गलत रास्तों पे चलाने का प्रयास करेंगे। और ये अपनी भाषा कैसी होगी उनकी, वो तुम्हें लुभाने वाली होगी, आकर्षित करने वाली भाषा होगी। देखो क्या कहेंगे वो, वह सच्चा पृथ्वी पुत्र है, वह संसार का अन्नदाता है। देखिए ये सत्ताधारी लोग चापलूसी भाषा बोलने लगेंगे एक अन्नदाता के सामने और एक पृथ्वी पुत्र के सामने। उसे कहेंगे कि तुम सच्चे जिस धरती के पुत्र हो, पृथ्वी पुत्र हो, तुम संसार को अन्न देने वाले हो, अन्नदाता हो। वो क्या है, कौन? ये वो लोग हैं जो मजदूरों और किसानों के प्रति झूठी हमदर्दी रखते हैं और उनको झूठा ये कहते हैं कि तुम सच्चे पृथ्वी पुत्र हो और इस संसार का अन्नदाता यानी अन्न को देने वाले हो। ये सब उनका एक छलावा है, एक धोखा है। इस चीज को उसे समझना चाहिए। मगर तुम्हारे लिए कहा गया हर वाक्य एक धोखा है जो तुम्हें दलदल की ओर ले जाता है। कवि कह रहा है कि देखियो हे किसान, हे मजदूर और जो इस मिट्टी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो इस धरती माता की सेवा कर रहे हैं, तुम्हारे लिए जो ये वाक्य कहा गया है, सच्चे धरती पुत्र हो, संसार के तुम अन्नदाता हो, इस वाक्य में छल है, एक धोखा है जो तुम्हें दलदल की ओर ले जाता है। इसमें स्वार्थ की राजनीति है, इसमें भ्रष्टाचार की गंध है, इसमें शोषण की गंध है, इसमें अत्याचार की गंध है। तुम समझने की कोशिश करो, ये जितने भी वाक्य कहा गया है ये सब तुम्हें लुभाने के लिए कहा गया है, तुम्हें आकर्षित करने के लिए कहा गया है कि तुम अपने अधिकारों के प्रति निश्चिंत हो जाओ। ये सब धोखा है, तुम्हें समझना चाहिए, जो तुम्हें दलदल की ओर ले जाता। दलदल यानी जहां से तुम वापस नहीं लौट सको, ऐसा कीचड़, ऐसा बदनुमा धाग तुम्हारे मस्तक पर वो लगा देना चाहते हैं जिससे कि तुम बदनाम हो जाओ। तुम इस कहने का मतलब इस बेरोजगारी से, इस अशिक्षा से और इस भ्रष्टाचार से कभी मुक्त ना हो। उस दलदल की ओर तुम्हें वो ले जाएंगे। लहलाती हुई, वो कहेंगे लहलाती हुई फसलें, बहती हुई नदी और उड़ती हुई चिड़िया, यह सिर्फ तुम्हें गूंगा करने की चाल है। कवि कह रहा है जो सत्ताधारी है, राजनीति में बैठे जो लोग हैं, जो अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं और वो ये नहीं चाहते कि गांव का आदमी अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो, जागरूक हो, तो वो क्या चाल चलते हैं, वो ये कहते हैं किसानों को कि देखो लहलाती हुई तुम्हारी फसलें कितनी अच्छी लगती है। वो चापलूस बन जाएंगे, वो तुम्हारी लहलाती हुई फसलों की तारीफ करेंगे और वो कहेंगे बहती हुई नदी, देखो तुम्हारे पास में गांव में बहती हुई नदी कितनी अच्छी लगती है? और उड़ती हुई चिड़िया, ये सब तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। जो खेत में खेत करने वाला किसान है, उसकी लहलाती हुई फसलें जिसे वो देखकर खुश होता है, बहती हुई नदी और उड़ती हुई चिड़िया, ये उसके जीवन के अभिन्न अंग है। उड़ती हुई चिड़िया को देखकर भी वो खुश होता है, क्योंकि इनके देखे बिना उसका जीवन
क्या होगा, कुंठित हो जाता है। इसलिए गांव का आदमी है, फसलें, नदियां, चिड़ियां, ये सभी उसके जीवन के अभिन्न हिस्से हैं, जिन्हें देखे बगैर वो रह नहीं सकता। ये सब तुम्हें गूंगा करने की चाल है। अर्थात ये सत्ताधारी लोग, राजनीति के भ्रष्ट अधिकारी, ये सिर्फ चाल चल रहे हैं। तुम गूंगा करने की चाल है तुम्हें, अर्थात तुम बोल नहीं सको, तुम अपने अधिकारों के प्रति कुछ कह नहीं सको, तुम्हें चुप करने की चाल है, तुम्हें गूंगा बनाने की चाल है कि तुम बोल नहीं सको। ये तुम्हारी झूठी तारीफ है, झूठी प्रशंसा है। ये नदी, चिड़िया, तालाब, फसलें, ये सब कुछ तुम्हें गूंगा करने की या तुम्हारी झूठी प्रशंसा करने की एक अद्भुत चाल है, ताकि तुम अपने अधिकारों के प्रति आवाज न उठा सको। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा ये जो बुरा हाल है, इसकी वजह क्या है? आगे कवि ये जानना चाहता है उस मजदूर से, उस किसान से जो खेती से गहरा लगाव रखता है, गहरी जुड़ाव रखता है। उससे ये कहना चाहता है कि क्या तुम ये जानते हो, क्या तुमने ये सोचा है कि जो ये तुम्हारी दुर्दशा है या जो बुरा हाल है, इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या? वजह यानी कारण, वजह से का मतलब होता है कारण। इसका कारण क्या है? क्यों तुम्हें इतना कष्ट, इतनी पीड़ा या इतने दुख मिल रहे हैं? तुम इतना दुख या पीड़ा क्यों भोग रहे हो? इसका कुछ न कुछ अवश्य कारण होगा। अच्छा है, तुम्हारी यह हालत का की जिम्मेदार क्या चीज है? तुमने कभी ये विचार किया है कि तुम्हारी इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन उत्तरदायी है? तो कवि कहता है कि इसकी मूल वजह है, इसकी वजह ये खेत है जो तुम्हारी भूख और व्यवस्था को देखकर खेत ही तुम्हारे लिए दलाली करता है। इसकी वजह ये है, क्योंकि खेत ही, कवि कह रहा है इसकी, क्योंकि खेत के कारण ही तुम क्या है, भूख और व्यवस्था है तुम्हारी। खेत क्या है? भूख है तुम्हारी। खेत क्या है? एक भूख है। वो समझते हैं कि भाई किसान है, खेत को छोड़कर कहां जाएगा, भूखे मर जाएगा, लेकिन अपने पूर्वजों की इस धरोहर को कभी बेचेगा नहीं, कभी उसे नष्ट नहीं होने देगा, कभी बेचने की विचार नहीं करेगा, क्योंकि ये परंपरागत है, परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये तुम्हारी भूख का दलाल है ना? तुम्हारी भूख और व्यवस्था को देखकर ही तुम्हारे इस खेत ने तुम्हारी दलाली की है, तुम्हारा सौदा किया है इस खेत ने। अर्थात तुम मजबूर हो, तुम विवश हो, सब जानते हैं कि तुम खेती के अलावा कुछ कर नहीं सकते, मजबूरी है ये तुम्हारी। तो तुम्हारी जो दुख, बुरा हाल है, तुम्हारी पीड़ा है, तुम्हारे कष्ट का कारण है ये खेत। यही इस सबसे बड़ी वजह है जो तुम्हें मजबूर बना देता है, जो तुम्हें विवश बना देता है। ये तुम्हारी दलाली करता है खेत, है ना? जो तुम्हारी भूख का दलाल है, ये तुम्हारा भूख का दलाल है। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा सत्य है जिसे स्वीकार करते हुए हर आदमी झिझकता है, मगर खुद सोचो कि डबरे में डूबता हुआ सूरज, कभी कहता है आहा, पीड़ा से भरकर, दुख में भरकर कहता है आहा। मैं समझता हूं कि एक ऐसा सत्य, ये कटु सत्य है, ये एक स्वीकार करने योग्य सत्य है, जिसे स्वीकार करते हुए हर आदमी झिझकता है, ठिठकता है कि वास्तव में जो खेत है वो किसान की मजदूरी का या मजबूरी का, उसकी व्यवस्था का सबसे बड़ा कारण है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे हर आदमी स्वीकार करता है, जिसे हर आदमी मानता है। मगर ये तुम खुद सोचो कि डबरे में डूबता हुआ सूरज, डबरे में का मतलब मेढ़, डबरे में डूबता का मतलब होता है खेत की मेढ़ पर, खेत की मेढ़ के बीच डूबता सूरज, यानी कवि कहता है ये एक प्राकृतिक संध्या का दृश्य है। मगर सुनो,
मगर तुम खुद सोचो कि डबरे में डूबता हुआ सूरज, डबरे का मतलब होता है खेत की मेड़ के बीच में डूबता हुआ सूरज, अर्थात निराशा का समय, संध्या का काल, दुख का और अवसाद का ये समय है। खेत की मेड़ पर खड़े आदमी की एक लंबी परछाई के सिवा और क्या देख सकता है? ये खेत क्या है? यानी बेचारा सुबह जब शुरू होती है प्रातः काल की पहली किरण और जब संध्या हो जाती है, जब हमारी जो परछाई है वो लंबी आ जाती है, यानी संध्या काल के समय, यानी ये लंबे समय तक बेचारा जो मजदूर है, किसान है, वो अपने खेत पर ही रह करके जी जान से वहां मेहनत करता है, खेत जोतता है, हल चलाता है, लेकिन उसकी मेहनत का ये जो परिश्रम उसे मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, ये नहीं मिल पाता। खेत में केवल एक कड़ी मेहनत उसको मिलती है, कड़ी मेहनत वो करता है, लेकिन उसका जो लाभ है, जो फायदा है उस खेत से, वो उसे नहीं मिल पाता। एक लंबी परछाई के सिवाय और दे क्या सकता है खेत? खेत में बताया कि एक लंबा दर्द, एक लंबी पीड़ा और एक लंबी जीवन संघर्ष के अलावा ये खेत उसे दे ही भी क्या सकता है? काफी दुविधा के बाद कभी कह रहा है दुविधा की स्थिति हो गई कि वास्तव में जो किसान है उसका जीवन कितनी विडंबनाओं से भरा हुआ है, कितने कष्ट और पीड़ाओं से भरा हुआ है। और हर आदमी जो खेत में काम करता है, किसान है, जिसे अन्नदाता कहा जाता है, वास्तव में वह अन्नदाता जो सबका पेट भरता है, और वही अन्नदाता उपेक्षापूर्ण जीवन जी रहा है, उपेक्षित जीवन जीने के मजबूर है। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए वो तड़पता है और कहने का मतलब उसे न्याय नहीं मिलता। वह एक अन्याय का शिकार बन जाता है सत्ताधारी लोगों के द्वारा। जिन मजदूरों के प्रति सरकारों को, किसानों के प्रति सरकार को सजग होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, वही सरकार उनके विरुद्ध में हो जाती है। उनके लिए कोई योजना ही नहीं बनती, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। केवल सत्ताधारी लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति की योजना अवश्य बनाते हैं। तो ये जो प्रौढ़ शिक्षा का ये जो कार्यक्रम कवि ने इस जो कविता में जो व्यक्त किया है, वह एक हमारे भारतीय किसान की दयनीय दशा का चित्रण किया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रेमचंद जी जो एक महान आपके एक लेखक थे, उपन्यासकार थे, इन्होंने एक लिखा था ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए गोदान। गोदान के अंदर भी इसी प्रकार की पीड़ा को बताया गया है कि देखिए किसान, हमारे जो भारतीय किसान हैं, उसकी क्या दुर्दशा हो गई है। वह सबको पेट भरता है, सबको जीवन देता है और सबको खुशहाल बनाता है, लेकिन खुद फटे हाल में जीता है। यह हमारे देश की विडंबना है, हमारे किसानों की दुर्दशा है कि देखिए उन्हें न शिक्षा मिलती है, न तन ढकने के लिए कपड़ा। वह अन्नदाता कहलाता है, तो अन्नदाता का तो सम्मान होना चाहिए, किंतु ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में उसका शोषण होता है, उसका मजाक बनाया जाता है और उसे गंवार और अनपढ़ कहकर के संबोधित किया जाता है। तो ये जो कविता है, इसमें हमारे सत्ताधारियों के प्रति एक आक्रोश भी व्यक्त किया गया है और ये बताया है कि वास्तव में हमारे मजदूरों को, हमारे किसानों को जो न्याय मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। लोग वो दर दर भटक रहे हैं। वो अपने खेत से जुड़ करके सदैव अपने मेहनत के प्रति नतमस्तक होते हैं, मेहनत से जुड़े रहते हैं और उनको और कोई लेना देना नहीं है। ये जो कविता है, ये प्रौढ़ शिक्षा कविता, इस कविता में सत्ताधारी लोगों की ऐशो आराम की जिंदगी और आम किसान का घुटता जिंदगी भरा जीवन या घुटता जीवन, अभाव भरा जीवन, ये एक विचारणीय प्रश्न है। कवि ने इसके प्रति इस प्रौढ़ शिक्षा जो एक सरकार द्वारा संचालित एक योजना है, हमारे ग्रामीण भाई बहनों को शिक्षित करने के लिए
उन्हें साक्षर करने के लिए एक अथक प्रयास है, एक छोटा सा प्रयास है, ताकि वे कुछ शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सके, जागरूक हो सके और अपने अधिकारों के प्रति लड़ सके। तो यहाँ किसानों, मजदूरों और जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, ये प्रौढ़ शिक्षा उन्हीं के लिए आवश्यक है। इस प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को शिक्षित करके उन्हें अधिकारों के प्रति सचेत करना है। ये कविता जिन्होंने सुदामा पांडे ने, ये प्रौढ़ शिक्षा जो कविता है, ये इसी उद्देश्य को स्पष्ट करने वाली कविता है। ये निश्चित रूप से एक फायदेमंद योजना है हमारे किसानों के लिए, हमारे मजदूरों के लिए जो शिक्षा से वंचित है। उन्हें थोड़ी बहुत शिक्षा दे करके उन्हें अनपढ़ और गंवार से मुक्त किया जा सकता है, उन्हें थोड़ा समझदार कहा जा सकता है। तो इस प्रकार ये एक प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम था। इस प्रकार ये जो कविता है, ये निश्चित रूप से एक प्रेरणाप्रद कविता है, जिसमें हमारे किसानों की, हमारे जो शिक्षा से वंचित रह चुके जो लोग हैं, उनके प्रति संवेदना जगाने वाली ये कविता है। कवि सुदामा पांडे ने इसके ऊपर अपनी लेखनी चलाई है और अपने विचारों को गति दी है। तो ये निश्चित रूप से ये हमारा इसका दूसरा भाग था। जो शेष कविता है उसका जो भाग है, जो हमारी ये रह गई है प्रौढ़ शिक्षा की, जो अंतिम कविता का जो शेष भाग है, वो आगामी कालांश में हम पढ़ेंगे। फिर से अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।